Hello, everyone. Welcome to yet another episode of 51 Stories of Emotional Wellbeing with Emotional Ability Resources. Today, I have with me Neeru Kumari, who is an expert in Chinese language, and she has been a teacher at Patna University for many, many years. Her profile is versatile, and her journey is just incredible. From a simple village girl to being where she is today is a story of hope, grit, determination. So, welcome to my show, Neeru. Hi Pragati, good evening, and thank you for calling me on this episode. My Thank you so pleasure. much. I will be doing the interview today in Hindi because I feel that there are a lot of people who will get inspired by her story, and for wider reach, today we will be doing the session in Hindi. So, नीरू, एक चीज मुझे बताइए कि बचपन में ऐसी क्या चीजें थी जिससे आपने अपने आप को इंस्पायर किया और आप इंस्पायर्ड हुए? कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए. बेसिकली मेरा जन्म जो है समस्तीपुर शहर में हुआ क्योंकि वहाँ नानी घर था। बट मेरा गांव जो है वो वैशाली जिला के बिजरौली गांव गांव का नाम बिजरौली है, वहाँ हुआ। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली एक लैंडलॉर्ड फैमिली का बैकग्राउंड है, जहाँ पे मेरी दादी जो है उस फैमिली की 4 मेंबर थी, क्योंकि दादाजी बहुत जल्दी गुजर गए। सो इंटायर माय मेरे जो पापा हैं और बुआ है दोनों और दादी के ही एफर्ट से एक प्रोफेसर बनी, एक हेड मिस्ट्रेस बनी, और गांव के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल रही। तो मेरी दादी जो है मेरे जीवन का सबसे बड़ा रोल मॉडल रही है और बहुत इंस्पायरिंग लेडी रही है अभी तक। वो इनफैक्ट अभी फरवरी में ईश्वर के पास पहुंच गई, लेकिन बहुत पीसफुली लाइफ जो है, ऑल दो बहुत टफ था जीवन जो, बट बहुत ग्रेसफुली शी हैज लिव्ड हर लाइफ। तो वो जो है वो मेरे हृदय से कभी जाता नहीं है। दादी का जो जर्नी है लाइफ का और जो चैलेंज वो उन्होंने बहुत तरीके से सब कुछ को फेस किया। एक विडो महिला एट द एज ऑफ 18-20, या पहले के समय में तो बहुत जल्दी शादी भी होती थी, बच्चे भी जल्दी होते थे। सो दादी बहुत बहुत अर्ली एज में विडो हो गई, और शी वाज वो बहुत अच्छी फैमिली से थी। तो रॉयल फैमिली से होने की वजह से 8-9 तक की पढ़ी हुई थी और बहुत अच्छा उनका लाइफ स्टाइल था। क्योंकि वो मांगलिक थी, इसलिए उनका गांव में शादी हो गया। बस सिर्फ एक यही वजह था और कोई वजह नहीं था। और दुर्भाग्य से दादाजी गुजर गए। बड़े अच्छे थे, बहुत प्यार प्यार से रखते थे, सब कुछ था, लेकिन अचानक से उनकी दुनिया बदल गई। सो इस वजह से जो है दादी जो है वो बहुत जो अपने पेट्रियार्कल सोसाइटी में जब विधवा हो जाती है कोई महिला, उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं, जो अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसी समय होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं उसको बहुत हिम्मत से फेस कर लेती हैं, क्योंकि उनके फैमिली का बहुत सपोर्ट होता है। एजुकेशन बहुत मायने रखता है, बहुत सारा फैक्टर होता है किसी भी महिला को अपने पैर पे खड़ा होके अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना और जीवन को आगे बढ़ाना। वो सब महिला जो है नहीं कर पाती हैं, और कुछ महिलाएं जो है जिनमें वो ग्रिट होता है, वो पावरफुल जो एक लेडी होती है ना, वो कहीं भी लीड कर लेती है। तो मेरी दादी उसी में से एक थी, और वो खुद से खेती बाड़ी गाय पालना सारा कुछ करना, जो एक लैंडलॉर्ड फैमिली से हो, मतलब वो एक रॉयल बच्ची थी, वो एक ग्रामीण महिला बन के और पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा उदाहरण बनी। तो आई एम ग्रेटफुल कि आई वॉज बोर्न इन हर फैमिली। और उसके बाद पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। पापा भी बहुत पापा प्रोफेसर थे, तो उससे भी बहुत फिर उसके बाद फिर भैया आगे बढ़े, तो भैया का सपोर्ट रहा। तो ग्रेजुअली फैमिली में एक स्टेप बाय स्टेप जो है समाज से बहुत खिंचाव था कि बेटी है, कहाँ बाहर भेजोगे, क्यों पढ़ा रहे हो, शादी कर दो, बहुत सारा चीज था। बट सेम एट ए सेम टाइम वो दादी हो, पापा हो, भैया हो, सब बुआ हो, सो दे वेर इन अ डिफरेंट मोड। फॉर देम
फर्स्ट प्रायोरिटी वाज स्टडी एंड देन एनीथिंग एल्स। तो वो हमको मतलब ताकत दिए भीतर से कि कुछ मिले या ना मिले, एजुकेशन तो तुमको लेना ही है। एंड फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वाज आउट ऑफ माय फैमिली, लाइक सिक्स, थर्ड टू सिक्स्थ नाना नानी के पास, सिर्फ पढ़ाई के वजह से, क्योंकि गांव में जो है झोरा बोरा लेके एक राजकीय विद्यालय में जाके पढ़ना, जो किंडरगार्टन का होता है वो वन टू थर्ड तक मैंने पढ़ाई की। सिंपल और वो एक जो बेसिक होता है पढ़ाई नहीं की, इसमें एक्सपोजर बहुत मिला, क्योंकि दादी के साथ कहीं भी जाना होता था तो दादी के साथ खेत पे जाना, मिट्टी से खेलना, उनके बच्चों से जो लेबर है उनके बच्चों के साथ खेलना। तो मेरा जीवन बहुत बहुत सिंपल तरीके से शुरुआत जो है ऐसे ही शुरू हुआ है। उसके बाद फिर नवोदय विद्यालय कंप्लीट कर गए, तो उसमें फिर फ्री ऑफ एजुकेशन था पूरा कोर्स, 6 to 12, नो मनी नथिंग, आई वाज लाइक फुल ऑन फुल स्कॉलरशिप। तो फिर पापा को भी बहुत राहत मिली, और मेरे भैया भी फुल ऑलमोस्ट स्कॉलरशिप पे ही पढ़ाई की है सारिक स्कूल तिलैया से, बड़े वाले जो है। तो दो भाई बहन जो है हम लोग थोड़ा सा राहत एजुकेशन के मामले में लिए। लालू के राज में पैसे की बहुत कमी थी, पैसे हमेशा नहीं आते थे, सैलरी जो है बहुत मंथली नहीं मिलते थे, तो चैलेंजेस बहुत सारे थे। बट बिकॉज ऑफ माय फैमिली ओनली आई वाज एबल टू डू वॉट एवर आई वांटेड टू डू टिल डेट। तो ये रहा है। जबकि सेम सिचुएशन में अभी मेरी ही फ्रेंड्स जो गांव में है उनका जीवन अलग है, बस सिर्फ वजह सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड और सपोर्ट है, और कुछ भी नहीं। सब हमारे जैसे ही थे, हम एक जैसे खेलते कूदते बड़े हो रहे थे, बस डिफरेंस इतना ही था। सो आई थिंक ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि फैमिली के एफर्ट से हम लोग कई बार जो है बहुत अपने चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। तो आज आप क्या करती हैं? ये तो आपके स्कूलिंग के डेज की हुई। उसके बाद कुछ ऐसे चैलेंजेस रहे जो आपको फेस करना पड़ा एक बार आपने 12th कंप्लीट किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, 12th के बाद फिर वो एक जो ग्रामीण परिवेश का होता है कि शादी कर दो, उसके बाद होता है कि रहने दो, पढ़ाई यहीं से कर लो, बहुत सारा चैलेंजेस था। बट उस समय मेरे भैया, एल्डर ब्रदर, ही वाज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कहा नहीं, नो, शादी तो मतलब नो वे आउट की शादी करनी है, और शी हैज टू गो आउट। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 साल तक मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की। फिर जेएनयू में हो गया, तो चाइनीज लैंग्वेज से बीए और एमए दोनों जो है चाइनीज लैंग्वेज में ही पढ़ाई किया। पढ़ाई के करने के बाद लकीली ह्यूलेट पकार्ड एचपी बैंगलोर में 5 साल तक नौकरी की प्रॉपरली। वो डुअल रोल था, सिर्फ चाइनीज का नहीं। आई वेंट टू चाइना, प्रोसेस ट्रांजिशन करके, स्टेबलाइज करके, ट्रेनिंग करके, पूरा जो होता है एक पूरा टीम को तैयार करके, मतलब वो जॉब जो है चाइना से इंडिया ला के स्टेबलाइज करके, और जो नॉन चाइनीज लोग थे उनको ट्रेन करके, आई हैव ट्रांसफर ट्रेन एवरीथिंग। वो पूरा प्रोजेक्ट जो है transitioning, hand holding, and then completely successfully done. So I have learned lot many things in HP also. एक corporate जो है proper corporate world जो है first job था, and I was uh, lucky enough to get that environment, क्योंकि वो फिर से दोबारा जो है हमको अभी तक मिला नहीं है। जो उसको छोड़ने के बाद जो वर्क कल्चर होता है, कॉर्पोरेट कल्चर होता है, आई हैव एंजॉयड लॉट अ लॉट फ्रॉम एचपी। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर आई थॉट कि चलो, सूरत में हस्बैंड थे तो आई थॉट ऑफ क्विटिंग, सो आई क्विट द जॉब। ओके, फिर कुछ चैलेंजेस आए, फिर अगेन आई थॉट कि ये ऐसे तो नहीं चलेगा, आई शुड अगेन गो बैक टू वर्क। सो आई गॉट जॉब इन बॉम्बे कॉर्पोरेट ऑफिस, JSW, so as a assistant manager in commercial team। तो वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होता है चाइनीज के साथ, इंटरनेशनल जो टीम है चाइनीज, स्पेशली चाइनीज, तो उनके साथ हमारा ढेर सारा डील था। सो वो डील करना, उनको मैनेज करना, सो वहाँ पे वो किए। फिर ऐसा फिर से JSW स्टिल, मतलब
नौकरी छोड़ना जैसे लग रहा था कि छोड़ दो और कर लो वाली बात थी। अगेन आई क्विट कि सूरत और बॉम्बे बहुत मुश्किल हो रहा है, आई शुड गो बैक टू सूरत। फिर सूरत में भी नौकरी मिल गई। छोड़ने के बाद ये नहीं है कि नौकरी लेके फिर नौकरी की। आई क्विट द जॉब, 3 महीने आराम किया, फिर से आई गॉट अ जॉब। तो एसआरएस स्टील में प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस का पूरा इंस्टॉलेशन चल रहा था। And that deal was from China. So entire interpretation, translation, everything, जो core activity है, I have done with SRS Steel. Then again, I quit. फिर NTRO, National Technical Research Organization, that comes under PMO, ऑफिस के अंदर ही आता है। दैट इज अ मीडिया मॉनिटरिंग। सो चाइना से जो भी न्यूज आते हैं उसको क्रैक करना, उसके बारे में बातचीत करना, या जो भी है एक ये हमारे यहाँ का जो आई नो दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस काइंड ऑफ थिंग। तो फिर आई गॉट प्रेग्नेंट। आई डिड द जॉब टिल 8 months एंड देन आई क्विट। यहाँ फिर पटना में आ गई। पटना में फिर आई गॉट अ जॉब इन Patna University. I teach there and I am happy with whatever decision I have made till date. There was no force कि कुछ छोड़ना है, पकड़ना है, क्या करना। I had no fear of losing job ever. नहीं है तो I used to get translation. So money has never been constrained. Job has never been constrained. I am independent human resource. So that is how the life has been going on. And I'm happy yes, because I've met with yes, two yes, people. आप एकदम खुश लग रही हैं and I can see your happiness. एक चीज बताइए, you have done a lot of things जो शायद फर्स्ट आप अपने गांव में, अपने समाज में, कम्युनिटी में, और इवन women of India in general, you know, especially जो एकदम बैकवर्ड रिसोर्सेज से आते हैं, you know, लो इनकम रिसोर्सेज से, कोई पिछड़े हुए गांव रहते हैं, तो गर्ल्स कई बार अपने आप को बहुत डाउट कर लेती हैं कि यू नो कि शायद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। लेकिन आपकी स्टोरी से एकदम समझ में आ रहा है, चाहे छोटे से छोटे गांव में आपकी एजुकेशन हो, अगर नियत सही रहे और हार्डवर्क करने का माइंडसेट रहे तो आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। तो इस माइंडसेट से आपने, ऑफ कोर्स आपके एजुकेशन से, आपको लगता है कि कोई सोशल चैलेंजेस भी जो हैं, कोई सोशल इविल प्रैक्टिसेस ऐसे थे जिसको आपने चेंज किया, या जिससे आपने करेज आई उसको चेंज करने की? जैसे हम गांव में है तो बहुत सारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे चीज है जो सही नहीं हो रहे होते हैं। तो एटलीस्ट मेरे पास वो करेज है टू से नो। वो चीज दूसरों के बदले भी मैं बोल पाती हूँ कि नहीं प्लीज आप ये मत करो, ये सही नहीं है। एंड आई स्टैंड बाय दैट। एनीबडी, लेडी या जो हो सकता है उनसे नहीं बोल पा रहे हो, तो बहुत सारा चीज जो है मैंने इन्फ्लुएंस किया है, स्पेशली मेरे सराउंडिंग्स में। मेरे गांव में मेरी जो लेबर क्लास की बच्चियां हैं वो भी इंस्पायर्ड है एंड उनके भी माता पिता उनको स्कूल भेजते हैं। 10th क्लास मतलब में पढ़ाते हैं, स्पेशली बच्चियों को भी। सो वो जो चेंजेस है हमारे सराउंडिंग्स में वो हुए हैं। और स्पेशली मेरी दादी बहुत इसमें रोल प्ले की है, क्योंकि उनके पास जो भी वक्त हुआ है शी हैज गिवन टू द सोसाइटी। खुद के लिए तो स्ट्रगल की ही है अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, लेकिन उनके पास वो चूंकि सिलाई जानती थी, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा देती थी। जब भी उनको वक्त मिलता था दोपहर के समय में, शाम के समय में, तो वो बच्चों को बुला के जिसको जो करना है, जो सिखाना है, सो दैट कि वो बच्चियां जो है अपने जहाँ भी जाएं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। सिलाई सिखाती थी, बहुत सारे हुनर है। इनफैक्ट अच्छा अच्छा खाना बनाना सिखा रही थी। तो बहुत सारा चीज जो है वो घर में ही मिल रहा था और वो सराउंडिंग्स को दिया जा रहा था। तो होता है ना कि आपको जो आपके आंख के सामने हो रहा होता है उसके लिए एफर्ट नहीं लगाना है, ऑटोमेटिकली वी गेन थ्रू द प्रोसेस। तो शायद वो मेरे में इम्बाइब्ड है। और वो हम भी कहीं होते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम
से जो हो सकता है वो करे। एट द सेम टाइम मेरे हृदय में ये बात जरूर है कि आई हैव टेकन लॉट फ्रॉम द सोसाइटी, सो आई हैव टू गिव इट बैक टू देम, एंड नाउ द टाइम हैज कम एंड आई विल गिव देम बैक। तो वो ट्रांजिशनिंग फेज है जो चल रहा है, अपने लिए जो करना था कर लिया। जो खाने की कमी नहीं है ईश्वर की कृपा से, तो आई हैव नाउ लॉट मेनी थिंग्स टू डू जो कि मैं कर सकती हूँ और करूंगी। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। और एक चीज और बताइए नीरू, कोई ऐसे चैलेंजेस आपको लाइफ में आए, जैसा आपने कहा कि लाइफ में कई चीजों की स्ट्रगल रही, तो क्या इमोशनल एबिलिटी रिसोर्सेज आपने यूज किए, या कोई पीरियड ऐसा था जिसमें आपको लगा कि अब बिल्कुल कोप अप नहीं हो पा रहा है, तब आपने क्या किया? कुछ उस पर थोड़ा शेयर करेंगे, कुछ पर्सनल जर्नी, कुछ ऐसा सिचुएशन? हाँ, मतलब लेटली जब मेरी सेकंड बेबी हुई तो उस फेज में टर्मोइल था, इमोशनल भी था, और चूंकि जॉब भी एक तरह से आई हैव डिसाइडेड कि अब इसके आगे नहीं करना है। व्हेन शी केम केम इनटू माय लाइफ, पहले तक तो मैंने किया जब तक मैं कर सकती थी की, लेकिन एक वो जो हिचक होता है कि क्यों छोड़ दिया, यदि कोई सपोर्ट होता तो शायद नहीं कर लेती। बहुत सारा हम लोग अपने ही आप से लड़ रहे होते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों क्यों ऐसा क्यों। तो हम सवाल और जवाब खुद में ढूंढते हैं, और उस समय जो है मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव रहे, और स्पेशली फ्रेंड, मेरा लाइफ लाइन जो है वो एक फ्रेंड सर्कल भी है, क्योंकि हम लोग जो है पूरी जिंदगी यू कैन से कि 6 से लेके एमए तक का जो मेरा जर्नी रहा है वो दोस्तों के बीच में रहा है, हॉस्टल लाइफ ही रहा है। तो मेरे जो स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, ये सारे जो है मेरी लाइफ लाइन रहे हैं। कुछ भी हो, एनी टाइम जब जो इच्छा हो आई कैन शेयर विद देम। मैं बिना किसी हिचक के सवाल कर सकती हूँ, यदि चिल्लाना है चिल्ला सकती हूँ, रो सकती हूँ, हंस सकती हूँ। ये चीज मुझे अपने पिताजी और माँ से भी मिला, क्योंकि वो लोग भी वो जजमेंटल नहीं थे कि ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। वो सवाल जो है बहुत कम होता था। जब हम इमोशनल टर्मोइल से कभी भी, भाई बहन कोई भी हो यदि गुजर रहे हो, उस समय वो लोग बहुत केयरफुल होते थे। तब तब वो सिर्फ सुनने का काम और देखने का काम कि तुम रिगेन करो, रिलैक्स करो, वो जो बोलना है बोलो, मतलब पीसफुली दे यूज टू टैकल। हो सकता है बाद में वो हमारा क्लास लेते हो और ले लेते थे यदि कुछ गलतियां होती थी, लेकिन उस वक्त वो एक शब्द भी उल्टा या क्वेश्चन नहीं करते थे। बोलते थे नहीं, ये अभी तो मेरा अभी जो बोलना है बोलो, वी ऑल आर विथ यू, और ये हेल्प करते थे। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट एंड अगेन स्टार्ट फ्लाइंग, मतलब यहाँ रुकना नहीं है, स्ट्रगल है, रहेगा, कम आउट। तो ये मेरा इस इमोशनल जो है ना वो सपोर्ट मुझे अपने फ्रेंड्स से बहुत ज्यादा मिला है, और भाई बहन से भी उतना ही मिला है कि वो लोग हर समय रहे हैं कि मतलब ये नहीं है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं, मतलब डू वॉट एवर यू लाइक, आई विल टेक इट। और हम भी उनके साथ वैसे ही होते हैं। वो उस घर में वो तब ये सवाल नहीं होता है कि ये बिहेवियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नो, ठीक है, एक्सेप्टेबल, डू। तो ये बहुत बड़ा मेरे हम लोगों के परिवार का या पापा का ही एक तरह से या दादी का ही वो बिल्डअप था कि दे कैन एक्सप्रेस, लेट देम एक्सप्रेस, ये वाला चीज। I think ये बड़ा important statement I have heard today. They can express, let them express. A lot of times जो हमारी emotional well-being compromised रहती है, इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग express नहीं कर पाते हैं, और society और even family members क्या है, हमें express नहीं करने देते हैं, तो अंदर ही अंदर हम लोग क्या है, घुटने लग जाते हैं। So I really like your approach, जिस तरह से आपने बताया कि जो भी resources हो बस लगे रहो, और धीरे धीरे अपने आप रास्ता खुलता जाएगा। तो आज आप कोई टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे आप अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखते हो? आप बहुत कूल, काम, बैलेंस लग रहे हो, एंड वेरी रियल एंड ऑथेंटिक, तो कुछ शेयर करिए।
मेरा तो टिप्स ये होगा कि एक तो हम बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, तो पहला चीज है कि एक कोई ना मतलब गेट कनेक्टेड विथ एनीबॉडी इन द यूनिवर्स, जो जिस पे कि आप भरोसा कर सकते हो, चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, आपका खुद का आत्मा हो, खुद हो, कुछ भी। कोई एक सोर्स जो है उस पे अपने आप को डाल दो और चलते चलो, और रास्ता जो है वो हमेशा मिलेगा। पहले तो स्टेप आप ही को लेना है। गॉड हेल्प्स दोज हु दे हेल्प्स देमसेल्फ, ये तो बेसिक फंडा है लाइफ का। और जहाँ तक लक का बात है और हार्डवर्क का बात है, तो नेवर गिव अप। मैंने तो ये नहीं सीखा है। एंड गर्ल्स, वो हम लोगों ने पढ़ा है ना, वी शुड आस्क। यस, वी शुड आस्क फॉर एवरीथिंग, क्योंकि हमेशा मिलने वाला नहीं है ये। मतलब रोड बनाया हुआ नहीं है, खाना बनाया हुआ नहीं है। टू कुक एंड देन ईट, बनाओ और चलो। तो रास्ता जैसे ही जैसे चल मतलब स्टेप लोगे ना, तो दूसरा रास्ता खुलता चला जाता है। तो कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड उस पर एफर्ट लगाते रहो। और ये सोच के कि हम लड़की हैं या ये है वो, ये इस यूनिवर्स में सब एक है, हमारा सत्ता एक है। तो रूल करना है तो उसको याद करो और चलते चलो, क्योंकि दोनों के लिए सिर्फ एक ही है जो हम दोनों को पैदा किया है। तो देयर इज नो जेंडर बायसनेस एंड डिफरेंस once you think of the person who has given us the life. That was really beautiful. Any books or any movies or any media offering that has inspired you, जिसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? Sure. First is Vivekananda, जो कि I keep reading his works. एंड उसके अलावे मैं वही स्पिरिचुअल में एक ब्रह्म कुमारी है, उनका सुनती हूँ। फिर सदगुरु है, उनका सुन लेती हूँ। आई माई सेल्फ जो है वो मतलब दीक्षा वगैरह ले लिया है, तो मेडिटेशन करते हैं। और फॉलोअर है, पता नहीं आपको पता हो या नहीं हो, ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आनंद मार्ग है। So I have taken that part of spiritual also. So ये सब कुछ ना कुछ तो कनेक्ट होने के लिए मतलब इतना ये जो हमारा जो जीवन है ना, वो ऐसे ही नहीं आया है। कुछ तो पर्पस है लाइफ का, जो कि खोजते हुए और जीवन को हर तरह से जीते हुए चलते जाना है और रुकना नहीं है। तो कीप मूविंग एंड चलते जाओ, जो आएगा आएगा, जिसको आना है आना है, जाना है जाना है। That's what the rule of my life and books also. I keep reading. ये सारे जो स्पिरिचुअल है, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का एक स्पीकिंग ट्री करके आता है कॉलम। हाँ, the हाँ speaking tree. हाँ, स्पीकिंग ट्री। तो वो मेरा मतलब डेली का जो है ना इनटेक, वो सब होता है सुबह सुबह का। So that is what I do for my own self now. So, thank you, Neeru. This was very inspiring. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इससे मुझे लगता है बहुत लोग इंस्पायर होंगे। और जो फैसेट आपने बताया ना, मेंटल हेल्थ केयर, कई बार जो हम लोग प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ केयर सोचते हैं, तो उसके लिए कई बार जरूरी है कि एजुकेशन के माध्यम से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमें उसे यूज करना है। तो ऑटोमेटिकली हमारी इमोशनल वेलबींग लाइफ की स्टोरी बन जाती है। जैसे आपने बहुत एप्टली डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक्टिवली कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने मेंटल हेल्थ को केटर करें, बट अगर हम लोग थोड़ा माइंडफुल रहते हैं, थोड़ा अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, और जो भी सपोर्ट सिस्टम है उसको देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है कि भाई ठीक है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, रास्ता अपने आप खुलेगा। सो बहुत ही अच्छा लगा। और एंड करने के लिए मुझे ये बताइए, अगर एक वर्ड होता जिससे आप नीरू को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो कौन सा वर्ड होगा और क्यों? नीरू इंस्पायरिंग, never giving up, and fighter mode. Keep fighting for your rights and life. It's not so easy, but we have to make our own path and keep moving. So
ये मेरा खुद का पंच लाइन। Thank you. That was very, very nice, Niru. And thank you so much for being here today. Same here, Surekha. Thank you so much for putting me on this mode and speaking about my own self. Thank you so much for giving this opportunity. Pleasure. Thank you.